अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समीर बेग और आप देख रहे हैं FM4 का टीवी का प्रोग्राम नादवर जारी, जो कि पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़िरा का प्रोग्राम है। मैं सब स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ ईश्वर सीनियर कॉलम का तजियागर अदील शनास साहब, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इत्तेहादी हुकूमत ने 1 साल मुकम्मल होने पर कल इत्तेहादी जमातों के इजलास पर खुशी के शादियाने बजाए हैं कि इन्होंने शदीद मुखालफत के बावजूद 1 साल मुकम्मल कर लिया है, जबकि PTI इस पर वाइट पेपर जारी कर चुकी है। आप इस मामले में क्या कहते हैं? पहली बात तो ये कि हुकूमत ने जो कल इत्तेहादी जमातों का वज़ीर आज़म की सदारत में इजलास हुआ, उसमें जो खुशी के शादियाने बजाए हैं, अच्छा लफ्ज़ है। हमें भी चाहिए कि हमें खुशी के शादियाने बजाएं और बजाने चाहिए, तो उन्हें 1 साल मुकम्मल कर लिया है। आपने देखा इमरान खान साहब जैसा अपोजिशन लीडर तो नहीं हो सकता। अच्छा, मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि इमरान खान ने ये साबित कर दिया कि वो बेहतरीन अपोजिशन लीडर है। हुक्मरान वो अच्छा साबित नहीं कर सके खुद को, वो भी डिलीवर करने में नाकाम हो गए थे, हुकूमत नहीं उनसे की गई। लेकिन इमरान खान से बेहतरीन अपोजिशन लीडर इस मुल्क में नहीं आया, अभी तक तो नहीं आया। उसने नाको चने जो बुआ दिए हुकूमत को। इन्हें समझ नहीं आ रही कि इमरान खान को कैसे खुडे लाने लगाना है, इमरान खान से निजात कैसे हासिल करनी है, कैसे उनसे छुटकारा पाना है। इमरान खान पर क्या बेहतरीन अपोजिशन लीडर है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। इन्होंने जो खुशी के शादियाने बजाए, अब एक तरफ IMF इन्हें मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है, दोस्त ममालिक जो है बड़े तरले इन्होंने किए, लेकिन खैर दोस्त बेचारे कब तक आपके काम आए, आ रहे हैं बेचारे वो। तो हुकूमत इंतहाई क्रूशल सिचुएशन में इस वक्त 1 साल जो है ना, ये नाको चने चुपाया। अगर इन लोगों के जाती मुफादात ना होते, मैं बार बार कह रहा हूँ, नैब कवानीन में तरमीम करनी थी, अपने मुकदमात ख़त्म करने थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर था, नैब का नया चेयरमैन बनाना था, इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को लेके चलना था। अब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त हुकूमत की समझ लें कि सबसे बड़े दर्द सर बने हुए हैं, इन्होंने जाना है अक्टूबर में, तो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर, ये सारी चीजें इनके साथ हैं। तो ये बेचारे अगर इक़्तिदार में ना आते तो इनके पास कोई और चाराकार भी नहीं था। लेकिन इन्हें पता था कि किस भाव बिकने वाली है। IMF पैसे नहीं दे रहा, अभी तक नहीं दे रहा, तो अल्लाह करे कि IMF से हमारे मामला, जितने भी लोगों ने हमें पैसे देने वो सारे के सारे मशरूत हैं IMF के साथ मुआहदे पे। खैर, इसके बावजूद उन्होंने 1 साल मुकम्मल कर लिया। हालांकि कोर्ट भी चाहती है ये हुकूमत ना चले। इमरान खान साहब तो पहले दिन से चाहते हैं कि ये रिजाइन दें, घर जाएं, और फिर एक गैर जानबदारियां, उनकी हमायत के इलेक्शन हो, उनकी मर्जी के इलेक्शन हो, और वो जीत के आ जाए सारों सूबों में भी और वफाक में भी। इसके बावजूद इन्होंने 1 साल मुकम्मल कर लिया, तो शादियाने तो बजाने बनते हैं। लेकिन मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। उसमें 2 चीज़ें आपने कहा कि वो बड़े खुशी का इजहार कर रहे हैं, हुकूमत जो है बड़े खुश है कि जनाब हमने 1 साल मुकम्मल कर लिया, ये हो गया वो हो गया। वज़ीर आज़म ने मान लिया कि मेरे दौर में बहुत महंगाई हुई, अब तो वज़ीर आज़म ने मान लिया। इमरान खान साहब ने वाइट पेपर जारी किया कि ये कुछ नहीं कर सके। उसमें वाइट पेपर ने आपने देखा कि उन्होंने इनकी नाकामी पे जो अपोजिशन ने वो वाइट पेपर जारी किया इमरान खान साहब ने जी। अच्छा, जरा गौर करने वाली बात है, जिसने वाइट पेपर जारी किया है, जरा हम उस पर भी बात करें। भाई, आपने 3.5 साल, 4 साल क्या किया था? कुछ भी नहीं। आप आवाम को डिलीवर करने में नाकाम हो गए थे, और आलम ये था कि आपके खिलाफ, ये महंगाई के खिलाफ, ये लॉन्ग मार्च करके आपको हटाने में कामयाब हुए थे। ये आप हैं, हम हुकूमत नहीं है। मरियम औरंगजेब ने तो बड़े चार्ज लगाए ना, उन्होंने तो बहुत कुछ किया कि ये किया, इन्होंने ये किया। अब हम कोई नून लीग के स्पोक्समैन थोड़ी हैं कि हम वो बातें दोहराएं। उन्होंने जो कर दी हैं। इसलिए ना ही हम इमरान खान के स्पोक्समैन हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा हम कहें। इमरान खान साहब 3.5 साल में मजमूई तौर पर डिलीवर करने में नाकाम हो गए। उन्होंने साबित किया कि वो एक नाहिल तरीन हुक्मरान है। उन्होंने बार बार कहा मुझे टीम अच्छी नहीं मिली। ये इमरान खान साहब कहते थे, मेरे अल्फाज नहीं। उन्होंने कहा मैं इसलिए डिलीवर नहीं कर पा रहा कि मुझे टीम अच्छी नहीं मिली। भाई, टीम मैंने बना के दी थी, आपने बना के दी थी उन्हें, आपने इसका इंतखाब किया था जनाब कप्तान साहब। अब आप कह रहे हैं मुझे टीम अच्छी नहीं मिली। पहले उनके जो स्पीचेस थी और उनके इंटरव्यूज थे, उसमें वो कहते थे कि जनरल बाजवा बहुत कोऑपरेटिव है, इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक जनरल आज तक नहीं पाकिस्तान की हिस्ट्री में आया। और उन्होंने कहा था कि आज तक मेरे फैसलों में किसी की हिम्मत ही नहीं है रोड अटकाए। जो मैं फैसले चाहता हूँ, मैं एग्जेक्टिव हूँ, मैं चीफ एग्जेक्टिव हूँ, जैसे फैसले करता हूँ मैं करता हूँ। बाद में उन्होंने कहा मेरे तो हाथ बंधे हुए थे, मुझे तो कुछ करने नहीं दिया गया। ये उनकी जो तबीयत का तजाद है, जो वो झूठ बोलते हैं, या जिसको आप यू टर्न कहते हैं वो। अब आ जाए इन पे मौजूदा हुकूमत में, जिनको 1 साल मुकम्मल हो गया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मुश्किल तरीन फैसले किए। जितनी भी महंगाई होती थी, कहते थे हमने मुश्किल फैसले। इन्होंने अवाम को, अच्छा बस अवाम के लिए कब्रें खोदनी बाकी रह गई, बाकी इन्होंने सब कुछ कर लिया जी। अवाम मरने के करीब है, आखिरी हिचकियां ले रहे हैं, लेकिन इन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है कि अवाम के साथ क्या हो रही है।
یہ جو 54 ارب اور 64 ارب रुपए की बात होती है ना कि हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी सब्सिडी दी मुफ्त आटे के नाम पे, इसकी जब इंक्वायरी होगी आने वाली हुकूमत करेगी तो आप देखेंगे कि इसमें से 30 अरब रुपए की करप्शन निकलेगी। ये मेरे से लिखवा लें, 30 अरब रुपए की करप्शन निकलेगी ये 64 अरब रुपए में जी। इतनी बड़ी करप्शन, बाकी पकड़ी नहीं जानी। अच्छा भाई आटा तकसीम हुआ है, लेकिन जो लोगों की तजलील हुई है वो अलामान हफीज, लेकिन उसमें से कम 30 अरब रुपए की करप्शन निकली, इतना पैसा खाया गया। शहबाज शरीफ जब से आए हैं मास वाइड ड्रामेबाजी, इन्होंने एक ही काम किया वो आटे वाला, और उसमें भी ड्रामेबाजी। अच्छा एक बड़ा लतीफ जुमला है वो आज के प्रोग्राम के लिए, शहबाज शरीफ और इमरान खान में फर्क क्या है? डिलीवर दोनों ने किया, लेकिन जरा सुनिए जरा इनमें फर्क क्या है। इमरान खान नेकी करता है तो वो दूसरे हाथ को खबर नहीं होने देता। कैसे? आप कहेंगे कैसे, कि उसने कौन सी नेकी किया है? अच्छा वो दाएं हाथ से देता है, नेकी करता है, बाएं हाथ को खबर नहीं होने देता। मिसाल के तौर पर उसने जो 50 लाख घर बना के दिए, किसी को कानो कान खबर हुई है वो 50 लाख घर किधर है? वो दूसरे हाथ को। उसने 1 करोड़ नौकरियां तकसीम की है, किसी को पता ही नहीं चला कहाँ नौकरियां तकसीम की हैं, तो वो दूसरे हाथ को पता नहीं चलने देता जब वो नेकी करता है इमरान खान। लेकिन शहबाज शरीफ 10 किलो का आटे का थैला भी दे तो पूरी दुनिया के चैनल्स को मदऊ कर लेता, कहता है फोटो खिंचो, ऐसी फुटेज बनाओ, पूरी दुनिया को दिखाना है कि मैंने 10 किलो आटे का थैला दे दिया। वो नौकरी दे तो वो उसकी कोई वीडियो नहीं, पता नहीं कहाँ नौकरी। उसने अरबों दरख्त लगा दिए, पता नहीं कहाँ। उसने पता नहीं 50 डैम्स बना दिए, पता नहीं कहाँ बनाए। अच्छा इमरान खान नेकी करता है, इस कौम पे एहसान करता है, तो कानो कान किसी को खबर नहीं होती, कागजों में बन जाता है और उसकी स्पीचेस में होता है, वो कहता है मैंने ये कर दिया। अमली तौर पर कैसा नेक बंदा है और नेकी करता है, किसी को पता नहीं चलता। शहबाज शरीफ में एक कमी है, जब ये नेकी करता है तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि शहबाज शरीफ ने किसी को 50 रुपए भी दिए। खैर मैं कहना ये चाहता हूँ, इस जो मैंने ये जो मतलब थोड़ा सा तंज़ो तारीख से काम लिया, उसका मफहूम ये है कि इन दोनों ने कुछ नहीं किया, जो भी किया ड्रामेबाजी की है। इससे पहली हुकूमतों का भी यही रोना था, अवाम ये समझते थे। मोहतरमा की गवर्नमेंट आती थी तो नवाज शरीफ साहब ये कहते थे कि बीबी डिलीवर करने में नाकाम हो गई है, और जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आती थी तो मोहतरमा कहती थी कि नवाज शरीफ डिलीवर करने में नाकाम हो गए। आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो अपना लहू तलाश कर रहे हैं कि हम किसके हाथ पे जाके अपना लहू तलाश करें। भाई वो कौन बंदा है जो जिम्मेदार है? ये कहेंगे सब कुछ किया धरा पिछली हुकूमत का, ये वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि ये सब किया धरा इमरान खान का है। इसने जो 3.5 साल में गंद डाला है ना, ये हमें 3.5 सदियां चाहिए उसको ट्रैक पे लाने के लिए। ये कह रहे हैं आज आप इसहाक डार साहब की बात सुने, राना सनाउल्लाह की बात सुने, मरियम औरंगजेब की बात सुने, शहबाज शरीफ की बात सुने, बिलावल भुट्टो की बात सुने, जड़ा पन्नोंगे लाल, वो कहते हैं ये सब किया धरा जो है इमरान खान का है। इमरान खान इतनी मुश्किलात हमारे लिए पैदा कर गए कि अब हमें 3.5 सदियां चाहिए। 3.5 साल की जो इन्होंने मुश्किलात पैदा की, उन्हें 350 साल चाहिए। अब वो ये कह रहे हैं ये सारा किया जरा पिछली हुकूमतों, हम तो डिलीवर नहीं कर सकते। उसकी वजह ये कि इमरान खान कहता था कि ये सब कुछ किया जरा पिछली हुकूमतों में। अब मुझे समझ नहीं आती ये जो इनके वज़रा है ना जो कहते हैं सब कुछ किया जरा पिछली हुकूमतों का। अफसोस की बात तो ये मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे गुगू घोड़ों को समझ नहीं आ रही। और भाई यही साहब की हुकूमतें होती थी, यही फवाद चौधरी था जो परवेज मुशर्रफ की हुकूमत में भी था, यही फिरदौस आशिक अवान थी, यही खुसरो मलिक था, खुसरो बुख्तियार था। ये सारे वो लोग वही हैं जो पिछली हुकूमतों में होते हैं। ये शाह महमूद कुरैशी साहब पिछले 45 साल से इस मुल्क के हुक्मरान हैं। इनके वालिद साहब गवर्नर थे, पता नहीं इनके चचा थे, और आज ये हमारे हुक्मरान है। कहते हैं मुझे पंजाब का हुक्म। भैया आपने क्या किया पिछले 40 साल में? आपने क्या पंजाब को डिलीवर किया? समझ से बाहर है। लूटने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी सभी ने। नवाज शरीफ साहब का आप देख ले, पिछले 35-40 साल से इक़्तिदार में है, कहाँ वज़ीर ख़जाना की हैसियत से, सूबाई वज़ीर ख़जाना की हैसियत से शामिल होते हैं और मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव बनते हैं, वज़ीर आज़म बनते हैं। क्या आवाम को डिलीवर किया भैया आपने? खैर ये जो मर्जी कहते रहें कि हमने ये किया वो किया वो किया, इन्होंने पाकिस्तान को कर्जों की दलदल में घसीट दिया। तो वाइट पेपर जो है इमरान खान साहब का जिसका आपने सवाल किया, उसमें कोई शुबा नहीं, जो भी उन्होंने लिखा उसमें एक रत्ती बराबर झूठ नहीं है। उन्होंने जो कहा कि भाई उसमें क्या झूठ है, इन्होंने क्या डिलीवर किया? क्या पाकिस्तान को कर्जों के बोझ तले इन लोगों ने नहीं डुबाया? पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसके जिम्मेदार ये नहीं है, जो बेरोजगारी है। बाबा जरा गौर कीजिए इमरान खान का वाइट पेपर जो उसमें झूठ कितना है। और ये जो मरियम औरंगजेब उन पे इल्जाम लगाती है कि आपने 3.5 साल में आपकी कारकर्दगी क्या थी, उसमें आप वाइट पेपर जारी करें, आपने क्या किया? क्या मरियम औरंगजेब झूठ बोलती हैं? खुदा की कसम 100% उनकी बात भी दुरुस्त है कि इमरान खान साहब आप भी कुछ नहीं कर पाए। समीर सोचने की बात यह है कि हम पाकिस्तान के अवाम कहां चले जाए।
मैंने जो कहा कि हम अपना लहू किसके हाथों पे तलाश करें, हमारी तकदीर की लकीर किसके हाथों पे है, कौन सा ऐसा हुक्मरान आएगा जो हमारी तकदीर बदलेगा। भाई सभी के जो इंतहाबी मंशूर है उसमें तो यही होता है कि मैं पाकिस्तान के अवाम की तकदीर बदल दूंगा, मैं मसला कश्मीर भी हल कर दूंगा, मैं IMF से आपको निजात। भाई ये इमरान खान ने नहीं कहा था कि मैं IMF की जंजीरें तोड़ दूंगा, मैं IMF का कशकोल तोड़ दूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। अब वो कहाँ गए वो वादे? क्या शहबाज शरीफ बार बार ये नहीं कहते रहे, नवाज शरीफ बार बार नहीं ये कहते थे कि मैं IMF से ये कर दूंगा वो कर दूंगा? कितने अफसोस की बात है। और जिन डिक्टेटर्स को आप गालियां निकालते हैं, मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि आप दुआएं दीजिए जियाउल्लाह की कब्र को। पाकिस्तान में वाहिद बंदा था जिसने पाकिस्तान को IMF के कर्जों से आजादी दिलवाई थी, वो जियाउल्लाह हक था। मैं किसी डिक्टेटर के साथ नहीं खड़ा, मैं तो इन जमहूर के साथ भी नहीं खड़ा। ये कहाँ बेचारे, इन्होंने क्या हमें डिलीवर किया, क्या दिया जो इनके साथ हम खड़े हो जाए? बाहर क्या इन्होंने नफरत दी है, अब किस इंतहा पे पहुंच गए। मतलब आप देखिए कि इदारों को तकसीम कर दिया। आप पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का हाल देख लेना, उसको तकसीम कर दिया। जस्टिस फाइज ईसा काजी का जो सच है वो बहुत तलख है, जो कड़वा है। आज उन्होंने एक सेमिनार में खिताब किया ना, इंटरव्यू टाइप था वो, उसमें उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है, बड़े मजे से किया। पहली बात तो मैं समझता हूँ कि किसी भी जज के ये शान निशान नहीं है कि वो आके प्रोग्राम्स में ऐसे बात करे। यार ये तो पॉलिटिशियंस के काम है। तो जब वो उन जजेस के याद रखिएगा फैसले बोलते हैं, वो खुद नहीं बोलते। तो जो जज खुद मीडिया पे आके, खुद किसी चैनल पे आके बोलने लग जाए, खुद आके सेमिनार्स में, मैं समझता हूँ कि फिर उसके फैसले नहीं बोलते। तो जब आप इंटरव्यू दे रहे, खैर मतलब ये जुमला मोतरिजा था, मेरे दिल की राय है कि किसी भी जज को ऐसे आके नहीं बोलना चाहिए, उसके फैसले बोले कि वो कितने इंसाफ पे मबनी फैसले देता है। हमारी अदालतों के इस वक्त जजेस बोलते हैं। आप देखिए, ये उससे पहले भी रिवायत थी, लेकिन जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने ये रिवायत डाली थी कि 24 घंटे आपने मीडिया को अपने साथ एंगेज रखना है। पाकिस्तान का मीडिया जो है ये यहां तक बताता था कि अब चीफ जस्टिस साहब उठ गए, अब उन्होंने ब्रश कर लिया, वो गाड़ी में बैठ के सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं, अब उन्होंने फलां को बुला लिया, फलां को बुला लिया, फलां हुक्म जारी किया, ये किया वो किया, अब जज साहब घर चले गए हैं, अब उन्होंने नाइट सूट पहन लिया, अब वो बेड पे लेट गए और अब वो खराटे ले रहे हैं। यहां तक इतनी कवरेज यार पाकिस्तान की हिस्ट्री में मजाक बन गया। उसके बाद साकिब निसार साहब आए तो इन्होंने भी कहा था कैमरा मुझ पे लगा के रखना है, सारा दिन मैं जहां जहां जाऊं मुझे दिखाना है, मैं डैम की तरफ जा रहा हूं, मैं वापिस आ रहा हूं, मैं यहाँ जा रहा हूं, मैं वहां। तो ये जो है, अब जो जजेस बैठे हैं इनका भी ये ख्याल है कि यार आप सियासतदानों को ना दिखाया करें, आप सारा दिन कैमरे लेके तो सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट आ जाया करें और फिर देखा करें मेरियां आनियां जानियां देखनी है। अब ये सारे लोग हैं, वो लतीफा तो सुने ना आपने, हम अपने पॉलिटिशियंस की, हम अपने ब्यूरोक्रेट्स की, हम अपने जजेस की आनियां जानियां देखते हैं, उनके रोजाना की एक्टिविटीज देखते हैं, इतने मसरूफ, इतने बड़े बड़े फैसले। और आवाम का क्या हाल है कि हमें 10 किलो आटे के थैले के लिए अपनी जान हथेली पे लेके हम निकलते हैं और पता नहीं वापस आने के नहीं। खुदा का लाख शुक्र, मैंने तो अल्लाह का लाख शुक्र अदा किया है कि इस अजाब से जान छूटी है। इनके 15 रमजान तक इन्होंने आटा तकसीम करना था, वो ड्रामेबाजी बंद हुई है, वरना तो यार बुरा हाल था। मैं हर रोज दुआएं मांगता कि परवरदिगार आज खैर करना, आज को 2-4 एक दर्जन लोग एक रोज में मरे हैं यार, 10 किलो आटे के थैले के पीछे। तो ये जितने भी इदारे आपके लिए बैठे हैं, ईमानदारी से बताएं। और आज मैं अपने एडिटर असम जी साहब भट्ट साहब से बात कर रहा था, हमारी फोर्सेस के लिए अब फोर्सेस रखनी पड़ेंगी उनकी जान की हिफाजत के लिए। हर रोज हम सुनते हैं कि आज डाकुओं ने हमला किया हमारे पुलिस के जवानों पे, तो वहां सिंध में घोटकी में गालिबन, तो वहां पे हमारे जो जवान है बहुत सारे जख्मी, 12 के करीब जख्मी और 4 गालिबन उनकी शहादत हो गई है। तो यार मुझे तो लग रहा है हमें अपनी फौज की हिफाजत के लिए एक फौज रखनी पड़ेगी, हमें अपने पुलिस सिपाहियों की हिफाजत के लिए नई फोर्स रखनी पड़ेगी, उनके लिए पुलिस रख जो उनकी हिफाजत करे। अवाम के लिए तो आपको कुछ रखने की जरूरत नहीं है, इनका तो अल्लाह मालिक है। ये आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ते, आयतुल कुर्सी पढ़े, अल्लाह इनकी हिफाजत खुद करेगा, फरिश्ते भेजेगा इनकी हिफाजत के लिए। अवाम के लिए हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी है, जानो माल की हिफाजत के लिए, इनके घर में चोरी ना हो, ये आयतुल कुर्सी पढ़ा करें। बाकी जो है पुलिस वाले और जो हमारे फौजी हैं, इनकी हिफाजत के लिए आपको फोर्सेस रखना पड़ेंगी। तो जजेस को इंसाफ दिलवाने के लिए उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो इसके लिए आपको अलग से कोड बनवाना पड़ेगी जो उनके फैसलों पर इंप्लीमेंट कराए, जो उनको इंसाफ दिलवाए। पाकिस्तान के अवाम की सूरत हाल इस वक्त बड़ी दुगुर्गू है, मुझे बहुत तकलीफ है, मैं बड़े दुख में बैठा हूँ कि यार पाकिस्तानी अवाम का क्या है। अल्लाह की कसम, ये जो हम जाते हैं नजूमियों के पास या हम मौलवी के पास जाते हैं, मौलवी साहब हालात बड़े खराब हैं, इसके लिए वो कहता है वजीफा बताता हूँ,
وہ کہتا ہے تم یہ نوافل پڑھو. ہمیں تو لگا دیا نوافل پہ جی, ہمیں حکمرانوں نے تو کچھ ڈلیور نہیں کرنا. اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا اس میں بھی ایسا ہوا تھا بھائی, ان سے زیادہ قرآن کریم کو کون جانتا تھا؟ انہی کے تو سامنے یہ سارا قرآن کریم سارا سے مطلب انہی کے سامنے یہ نازل ہوا تھا نا. صادق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان کے سامنے تھی. ان کے پاس جب کوئی بندہ آتا تھا میں فاقے سے مر رہا ہوں, کسی کی اطلاع مل جاتی تو حضرت عمر اسے وظیفہ بتایا کرتے تھے, غربت دور کرنے کا یہ وظیفہ ہے. کیا کرتے تھے حضرت عمر؟ حضرت عمر کے آنسو نکل پڑتے تھے, ان کی نیند حرام ہو جاتی تھی. بیت المال جاتے تھے, اپنے ملازم ساتھ ہے, وہ کہہ رہے کہ حضور یہ مجھے دے دیں جو آپ نے سامان اٹھایا ہوا نا, آپ امیر المومنین ہیں, آپ حاکم وقت ہیں, آپ اس وقت کے بادشاہ جو بھی ہیں آپ ہیں اس وقت. تو وہ کہتے تھے قیامت والے دن تم نے میرا بوجھ نہیں اٹھانا, تم نے حساب نہیں دینا, عمر نے حساب دینا, اس لیے یہ بوجھ مجھے اٹھانے دو. خود گئے ان کے گھر, جس کے گھر میں فاقہ تھا, جس کے گھر سے اطلاع ملی, جس کے گھر سے پتہ چل گیا کہ اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. عمر خود گئے اور ان کے گھر میں جا کے خود چولہا جلاتے ہیں, خود پکا کے انہیں کھلا کے واپس آتے ہیں. بھائی یہ ہے حکمران. تو اب مجھے بتائیے کہ کیا حضرت عمر انہیں کوئی وظیفہ بتاتے تھے کہ بھائی تمہارے گھر میں فاقے ہیں تو تم 40 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھو, 45 مرتبہ یہ پڑھو, 100 دفعہ یہ تسبیح کرو, تو اس کے بعد تمہارے رزق کے دروازے کھل جائیں گے. وہ سمجھتے تھے کہ اس کے گھر میں فاقہ آ گیا ہے تو اس کا ذمہ دار عمر ہے. یہ تھے وہ حکمران. حضرت عمر سے جو منسوب کر کے جو جملہ سنایا جاتا ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاس سے بلکتا ہوا مر گیا, دریائے فرات کے کنارے پاس دریا ہے اور کتا پانی پی سکتا ہے, اپنی مرضی سے پی سکتا ہے, لیکن عمر کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ دریا کے پاس ہو, دریا کے کنارے پہ ہو اور وہ پانی نہ پی سکے, پیاس سے بلکتا ہوا مر جائے, تو اس کا ذمہ دار میں, اس کا حساب مجھے دینا پڑے گا. یہ عمر کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہی ان سے منسوب کر کے. مجھے بتائیے کہ ایسے حکمران ہیں, ایک طرف تو اب کتے کو تو وظیفے نہیں بتائے جا سکتے کہ بھائی یہ وظیفہ کرو تو پانی تمہارے پاس چل کے آ جائے گا, تو انہوں نے تو کتوں تک کے لیے کہا کہ اگر پیاس سے بلکتا ہوا کتا مر گیا تو میں ذمہ دار ہوں, کیونکہ یہ سلطنت نہیں بڑھا رہے عمر کہ جناب جغرافیہ چاہیے, ایک بڑا ملک چاہیے. جب آپ ملک بڑا ہوتا ہے, لوگ زیادہ ہوتے ہیں, آپ کی رعایا بڑھتی ہے, تو پھر آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہیں, زیادہ لوگوں کو آپ نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. تو حضرت عمر نے صرف جغرافیہ نہیں بڑھایا کہ مجھے ایک بڑا ملک چاہیے, پھر جہاں جہاں تک حکمرانی تھی وہاں تک ساری چیزیں پہنچی, لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھا گیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز, عمر ثانی جنہیں کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ, جب ان کا دور آتا ہے تو ایک بندہ ایسا نہیں تھا جس کو سرکاری امداد کی ضرورت ہو. زکوٰۃ اور فطرانہ یہ تو بڑی دور کی بات ہے, جزیہ لینا یہ بڑی دور کی بات ہے. کوئی ایک بندہ ایسا نہیں تھا جو خیرات پہ پلنے والا ہو, کسی کو 10 روپے دیے, سب لوگ دینے والے تھے. اور پھر وہ کہا کہ بچوں کے وظائف لگائے جائیں, شیرخوار بچوں کے, جو طالب علم ہیں ان کے, سب کا ہو گیا, کوئی لینے والا. انہوں نے کہا جی اب بھی پیسے بچتے, انہوں نے کہا پھر ایسا کرو بچیوں کے جہیز, انہوں نے کہا وہ بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ پھر جو پیسے بچتے ہیں ان سے آپ جو پرندے نہیں ہوتے ان کے لیے آپ خریدا کریں غلہ, ان کے لیے خریدا کریں, اور جا کے پہاڑوں کی چوٹی پر کھیتوں کھلیانوں میں پھینک دیا کریں تاکہ وہ پرندے جو ہیں ان کو بھی رزق ملے. تو یہ حکمران ہے آپ کے. اچھا آپ بات کریں گے آپ ریاست مدینہ کی, 35 دفعہ عمران خان نے ریاست مدینہ بنانے کی بات کی ہے. تو ریاست مدینہ وہ ہوتی ہے جہاں پہ لوگ فاقے کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہوں. یہاں ہر روز کوئی نہ کوئی بندہ فاقے سے خودکشی کر رہا ہے, کوئی ٹرین کے نیچے آ رہا ہے, کوئی دریا میں کود کے اپنی جان رہا ہے, کوئی خود پہ پیٹرول چھڑک رہا ہے. اور اس حکومت کی خیر جس کے بارے میں وائٹ پیپر جاری ہوا ہے, عید سر پہ ہے اور 10 روپے لیٹر پیٹرول بڑھا دیے. یہ ہے ان کی, یہ ڈیلیور کر رہے ہیں ہمیں. ہر چیز مہنگی ہوئی ہے, ہر چیز مہنگی. میں نے کہا گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. رمضان میں کوئی چیز اپنے اوریجنل ریٹ پہ نہیں ملی جی. اور آپ ابھی مارکیٹ میں چلے جائیں, سبزیاں, پھل اور گوشت جو نرخنامہ یہ جاری کرتے ہیں, جو ڈی سی کے سگنیچر سے جاری ہوتا ہے نا, ہماری مارکیٹ کمیٹی جو جاری کرتی ہے, آپ جا کے دیکھ لیں ایک چیز اس کے بھاؤ پہ نہیں ہے. ایک چیز میں لکھ کے دیتا ہوں, نہ گوشت اس ریٹ پہ مل رہا ہے. جو ریٹ انہوں نے لکھا نا 700, وہ ریٹ مارکیٹ میں 1000 ہوتا ہے. اگر گوشت کا 700 ریٹ لکھا ہوگا نا, وہ 1000 روپے کلو آپ کو مل رہا ہے. تو یہ ان کی گورننس ہے. مرغی کا ریٹ انہوں نے 400 لکھا ہوگا, مارکیٹ میں 600 روپے دستیاب ہوگی. تو یہ ان کی گورننس ہے. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ پی ٹی اے نے جو وائٹ پیپر جاری کیا اس میں ایک رتی برابر جھوٹ نہیں ہے, اور جو کچھ جواباً مریم اورنگزیب نے اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والوں نے بھی یہ نہیں کیا, اس میں بھی 1% جھوٹ نہیں ہے, ایک رائی کے دانے برابر جھوٹ نہیں ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ عوام کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی.
آج بھی وہ اس بات پہ تلے ہے کہ ہم نے عمران خان کی حفاظت کرنی ہے اور ہم نے شہباز شریف کو قطعی طور پر حکومت سے نہیں جانے دینا. پٹواری یہ کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک باری پھر شیر جو پٹواری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف آئے گا تو لگ پتہ جائے گا وغیرہ وغیرہ. پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان آئے گا تو ہماری تقدیر بدل جائے گی. باہر کیا افسوس اس بات کا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے. جب یہ آتے ہیں تو ان کی تجوریاں بھر جاتی ہیں. یہ اقتدار کے کھیل میں پاکستان کے عوام ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. ان کا کام اتنا ہی ہے کہ دوسرے کی برائیاں تلاش کرنا, دوسرے کی خامیاں تلاش کرنا, وائٹ پیپر جاری کرنا اور دوسروں پر الزامات دینا. پاکستانی عوام جو ہیں ان کے نصیب میں. اچھا, پروگرام کے آخر میں بات کر رہا تھا قدرت اللہ شاہ صاحب نے پوری زندگی کمال بیوروکریٹ تھے, پورا انجوائے کیا, لیکن جب وہ فوت ہونے سے پہلے جب انہوں نے شاہبہ نامہ لکھی تو اس میں وظائف لکھ دیے تھے. اس کا جو کتاب کا اینڈ ہے اس میں وظائف ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے پروگرام کے آخر میں یہی کرنا چاہیے کہ عوام زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا کریں, رزق و شادہ ہوگا, آیت الکرسی پڑھا کریں, ان کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے, ان کی جان محفوظ رہے گی. جب آٹے کا تھیلا لینے جائیں, اگر آپ کو دوبارہ اسکیم آتی ہے ایسی, اب تو 25 رمضان کو ختم ہوگی نا, اگر دوبارہ ایسی کوئی اسکیم آتی ہے تو پھر یہ کریں کہ آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کریں 7 دفعہ, تاکہ ان کے ساتھ فرشتے شامل ہو جائیں. حکومت کے پاس کا روگ نہیں ہے کہ آپ کو سیکورٹی فراہم کریں. جی سر, بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.